हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषि राज और आप देख रहे हैं डांस टॉक विद ऋषि राज एपिसोड नंबर 6। और जैसा कि आप सभी ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हमारे साथ कौन है। तुम कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक सबसे पहले तो, और आई एम वेरी एक्साइटेड सबसे पहले तो, क्योंकि एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को और बताना, इट्स लाइक कि अपनी होल जर्नी बिल्कुल। समझाना किसी को। तो या आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, मुझे आपसे पर्सनली ये जानना है कि मैम कथक में इतना हार्ड क्यों है कथक? मतलब कि कथक में 8-8 9 9 साल डिग्रियां लेने के बाद परफेक्शन आता है, मतलब ऐसा क्यों? और ये क्या ये जरूरी है ये सब करना? बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखो सर, आपको पता है चीज़ें कि अगर ज़्यादा टाइम चीज़ें हों या प्रैक्टिस चीज़ें हों तो वो ज़रूरी हैं। सबसे पहले कथक, आप कथक को सुनते हैं पर परखने और समझने में बहुत टाइम लगता है उसी चीज़ Okay. को, क्योंकि कथक इज इक्वल्स टू कथा प्लस नृत्य, है ना। तो आप कोई भी बुक्स को पढ़ते हो या कुछ भी करते हो तो आपको बुक्स पढ़ने में टाइम तो लगता ही है, बिल्कुल क्योंकि sure. आप जब तक बिल्कुल एंड पार्ट तक नहीं आ जाते तब तक आप नहीं बोल सकते कि वो हमें, कहानी समझ नहीं आती ना हाँ, वो कहानी एक्चुअली। समझ ही नहीं आएगी किसने किसको क्या कहा, किसने कुछ नहीं। तो उसी तरीके से कथक भी नियमबद्ध चीजों से रिलेटेड है, और उसमें ना नियम चीजें हैं, नियमित चीजें हैं, जैसे आप कोई भी नियम के अनुसार ही उसको कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। उसी भी आप पे जैसे कोई भी नियम वाली चीज हर किसी को हार्ड लगती है, उसी तरीके से आप जितना टाइम दोगे, उसको जितना समझोगे, और दिमाग में चीजें आएंगी और वो सीखी जाएंगी। तो वैसे कथक का मतलब क्या होता है? कथक का मतलब क्या कहने का मतलब होता है कथक कथक वर्ड? इज लाइक जैसे कोई भी कथा को रिप्रेजेंट करना, जैसे महाभारत में जैसे द्रौपदी चीरहरण को करा जाता है, काले दमन को किया जाता है, बहुत चीजें हैं। जैसे आप जैसे पुराणिक चीजें पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, विष्णु पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पुराण पढ़ते हैं, उसको दर्शाना Okay. इज लाइक कथक। और Okay. कथक में ये भी चीज है कि मतलब कृष्ण और राधा की लीलाएं दिखाना, किस तरीके से वो चलते थे, किस तरीके से बात करते थे, किस तरीके से वो मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। Okay. ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट है, क्योंकि देखो आप जितना पीछे जाओगे उतना हमारा कल्चर वहां तक आपको दिखेगा ही दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आपको क्या लाइक अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है कि खासकर क्लासिकल डांसेस में कि बहुत सारे डांसर्स डांस करने से पहले नमस्कार करते हैं और डांस करने के बाद नमस्कार करते हैं। उसके पीछे की क्या कहानी है और वो सब क्यों जरूरी है? देखिए अगर हम फिर से वही पौराणिक चीजों में जाएं तो सबसे पहले भगवान से भी ऊपर गुरु को माना गया है। बिल्कुल। आप रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। मिलेगी। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो सामने वाले से आपको कोई मतलब नमस्ते तक नहीं आएगी। ठीक है, Sure है। वैसे ही आप बड़े बूढ़ों को एक इज्जत देकर पैर छुए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर गुरु को सबसे ऊपर माना गया है। आप कहीं पर भी चले जाओ, एज अ टीचर, कोई भी मैथ्स की टीचर हो, किसी चीज की टीचर हो, पर गुरु सबसे ऊपर है। ठीक है, Sure. वहीं दूसरे मतलब प्रणाम में हम सबसे पहले गुरु का प्रणाम करते हैं, फिर ईश्वर का प्रणाम करते हैं, फिर भूमि का प्रणाम करते हैं। ये ना रिस्पेक्ट, एक कल्चर, कल्चर क्या है? रिस्पेक्ट देना। आप कल्चर को ना इज इक्वल्स टू एक रिस्पेक्ट देना ही है। आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि एज अ कल्चर से मैं जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल करेक्ट। वही चीज है। ये हमारा लाइक परवरिश है हमारी, हमें माँ बाप ने यही सिखाया हाँ, है। ये इंडियन कल्चर है ना, तो कल्चर में हमारी परवरिश तो दिखेगी ही दिखेगी। तो सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे, फिर हम नृत्य आरंभ करेंगे। उन सब प्रणामों का कुछ मतलब होता है ना, सबसे पहले हम इस तरह से करते हैं तो इसका नहीं, क्या मतलब? ये देखो प्रणाम भी अलग अलग अलग-अलग है। तरीके के हाँ होते जी, हैं। देखो कथक में और भरतनाट्यम अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, कोई भी कंबाइन ना करे इस चीज Okay. को, क्योंकि लोग कई बार हैंड मूवमेंट्स इस तरीके से रख लेते हैं कथक में, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये भरतनाट्यम के हैंड मूवमेंट है तो भरतनाट्यम का रखें, क्योंकि हस्त मुद्राएं अलग अलग होती हैं, हर चीज की हस्त मुद्राएं जरूरी हैं। अगर कथक की मुद्रा ये है तो उसको यही रखो। Okay. उसको ना, आपको पता है, आपने हमसे क्वेश्चन पूछा कि कितना टाइम लग जाता है, वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर लोग ना इतने इतने करने में ही ना कम से कम टाइम ले लेते हैं, क्योंकि उसको शार्पनेस देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बेसिक को शार्प नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते उसमें। पहले बेसिक को इम्प्रूव करो, उसके बाद आप एडवांस कर हाँ, सकते हो। तभी क्लासिकल को ना मंजे खिलाड़ी कहा जाता है। मंजे हुए खिलाड़ी क्यों? क्योंकि ना वो एक एक चीज कम से कम 20 बार नहीं, कम से कम 100 बार करते हैं। कई बार तत्कार ही बच्चों को 3 4 6 महीने तक तत्कार करवाते हैं, कि अब तो वैसे 3 4 महीने तक करवाते हैं, पहले तो हमारे टाइम पे 6 महीने तक तत्कार
तत्कार और अटगुन तक, ये स्पीच लेवल होती हैं, वही करवाते रहे थे ताकि वो इतना मंच जाए कि आपका कोई भी 3 ताल का बीट बज जाए तो आप उसी टाइम पे अपना पैर का चलन स्टार्ट कर सकते तो आपको नहीं लगता मैम कि आजकल कथक और सेमी क्लासिकल या क्लासिकल डांस फॉर्म बहुत ही लुप्त होते जा रहे हैं, बहुत ही कम दिखते हैं? लुप्त तो नहीं, देखिए मतलब जितना अभी तो वेस्टर्न कल्चर फैल रहा है हमारे इंडिया में, उतना आई डोंट थिंक सो कि लाइक कथक या सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म इतना फैल रहा है। इसके पीछे देखिए का रीजन? एक्चुअल इसके पीछे का एक्चुअल रीजन है कि लोगों को बाहर की चीजें ज्यादा पसंद आने लगी हैं। या फिर बाहर की चीजें बहुत इजी है, हाँ, मतलब ये कि कह इजी सकते हैं। इजी अडेप्ट करना बहुत इजी है, लाइक हाँ, वेस्टर्न कल्चर देखिए बहुत इजी अडेप्ट करना वेस्टर्न ना, कल्चर, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, हाँ बाउंड्रीज नहीं है, रूल्स एंड टेक्निक्स नहीं रेगुलेशंस है, मुझे बस नहीं हाँ रूल्स लगते। रेगुलेशंस नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस हर जगह होना चाहिए, जहां पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं नहीं ना। एक्चुअली में वेस्टर्न कल्चर में भी है, बट जो कथक या जैसे जो नॉर्मल डांसर होते हैं जिनको जी। डांस चूज करना है, जी। वो कथक की बजाय वेस्टर्न को इसलिए इजी कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं क्योंकि उसमें टेक्निक्स और रूल्स रेगुलेशन बहुत इजी है, इजी पिकअप करना। बट आई थिंक कथक में बहुत हार्ड नहीं है, लाइक हार्ड नॉर्मल बंदे को सोचने में है, हाँ। अदरवाइज देखे तो बहुत इजी है अगर उसको ध्यान से देखे तो। बट उससे भी इजी थिंग दिखने में कौन इजी लगता है और करने में कौन सा इजी लगता है, वो दो डिफरेंट देखिए चीज नहीं मैं है आपको क्या? इस चीज में डिफरेंस बताती हूँ। हम्म आप वेस्टर्न कर रहे हैं, हम्म आप फील ले रहे हैं, हम्म आप काम कर रहे हैं, आप माइंड को और क्रिएटिव कर रहे हैं, है ना। लेकिन कथक में दो चीजें हैं, दो नहीं 3 चीजें हैं, थ्योरिकल, टेक्निकल और तीसरी चीज है प्रैक्टिकल। सबसे पहले लोग थ्योरी को अपने मजबूत करते हैं, कथक वालों को मैं बता रही हूँ, फिर टेक्निकल को मजबूत करते हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल को मजबूत किया जाता है उस टाइम पे। क्यों? अगर 3 चीजें साथ साथ चलती है ना तो लोगों को ये लगता है कि अरे बहुत हार्ड है, लेकिन Correct. ये तो जरूरी है ना। अब वहीं आप वेस्टर्न कल्चर को देख लो, वेस्टर्न कल्चर में ना आप खुद स्टोरी बनाओगे, ठीक है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, उस चीज में पढ़ाई है प्रॉपर। आप ये जो 9 साल 10 साल ये जो आपने बोला डिग्रीज वगैरह के, डिग्री जैसे सबसे पहले 5वां साल होता है डिप्लोमा एंड ऑल के लिए, फिर डिग्री, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, फिर मास्टर्स होती है, फिर पीएचडी होती है। इसमें क्यों है, वेस्टर्न में क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्रॉपर सिलेबस है, इसमें आप पुरानी चीजों को पढ़ते हो, इसमें आप अपने कल्चर से जुड़ते हो जो रियलिटी वे में है, यानी कि राम कृष्ण, ये हम अपने गॉड से जुड़ते हैं इस चीज में। तो लोगों को ये लगता है अरे यार ये तो अपने ही हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो और उसको नृत्य रूप में पेश कर रहे हैं। ओके हाँ, और यकीन माने आप कोई भी अपनी स्टोरी बेशक पेश कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में कल्चर वाइज या फिर रियलिटी वाइज आप महाभारत की चीजें पेश करने में नृत्य रूप में बहुत डिफिकल्ट होता है। उस चीज टाइम पे आप ये लगा लो कि एक भी गलती हो गई उस टाइम पे, आप उस पन्ने को बदल रहे हो, ओके उस पन्ने को आप बदल रहे हो, क्योंकि वो पूरी उसी तरीके से दिखाई जाती है कि अगर द्रौपदी चीरहरण होना है किस तरीके से उसको लेकर गया, या और किस तरीके से वो रोई, किस तरीके से उसने पुकारा, किस तरीके से मतलब लोगों ने साड़ी खींचनी स्टार्ट की और वो खींचते खींचते रुक गए, और एक कैरेक्टर नहीं, द्रौपदी का कैरेक्टर नहीं दिखाया जाता उसमें, सभी का कैरेक्टर दिखाया जाता है और एक ही इंसान कर रहा होता है। ओके यानी कि एक पलटन होता है जिसमें हम पलट कर लेते हैं अपनी दूसरा रूप, एक पलटन में हो गया द्रौपदी का रूप और दूसरा पलटन में हो गया ये पांडवों का रूप, तीसरा पलटन, ऐसे पलटन करते हुए सबका एक मतलब जैसे एक बार पलटा तो स्विच हो गया, कैरेक्टर स्विच हो जाना, यस स्विच ऐसा कुछ करेक्टर, ना। ये बहुत मुश्किल होता है। आप यकीन माने ये चीज जब करते हैं ना, ये 6th ईयर में 7th ईयर में ये तब आता है, तब आता और है। उससे पहले हम अपने आप को रेडी करते हैं। सोचो 5-6 साल तक अपने आप को रेडी करना, यानी कि तब तक ऐसे रेडी करना पड़ता है कि हम कहीं पर भी थके नहीं, क्योंकि आप यकीन माने जब आप 3 ताल का पैटर्न ही कर लो ना स्टार्टिंग में, उसी में आप थक जाओ। Okay. 3 ताल का पैटर्न, और सोचो 6th-7th ईयर में एक ताल नहीं करनी पड़ती, 8-9-10 ताले करनी पड़ते हैं इकट्ठी, और आपको रुकना नहीं है, हाथ में भी करके दिखानी है, बोल भी बोलने हैं, फिर तबले को सेट भी करना है, और उसके बाद आपको पेश करना पड़ेगा। ये इसीलिए भाई लोग कथक हार्ड नहीं है, बस तुमको डेडिकेशन चाहिए। जी बिल्कुल, डेडिकेशन चाहिए किसी भी डांस स्टाइल में, किसी भी डांस फॉर्म में अगर आप डेडिकेशन दिखाओगे तो आपको इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हर चीज हार्ड लगती है, चाहे वेस्टर्न हो या
क्लासिकल हो। ओके मैम, सो एक मेरे पास एक पर्सनल क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी, मैं बिल्कुल। ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप गर्ल हो और आप हरियाणा से हो, जी। तो एज अ गर्ल दिल्ली डांस से भी में, हैं वैसे तो, दिल्ली से अच्छा दोनों, दिल्ली से भी हो, मेन दिल्ली से हैं। मेन दिल्ली से हो आप, हाँ, हरियाणा से नहीं हो आप? हरियाणा से बैकग्राउंड है हमारा। बैकग्राउंड है, हाँ। ओके। सो आप दिल्ली में रहते हो और एज अ गर्ल जी। आपको डांस लाइन में लाइक लोगों ने बोला नहीं कि तू तो लड़की है, डांस क्यों कर रही है, ये सब तू तो नचनिया लोग करते हैं, या घर का चूल्हा चौका कर, ये सब? देखिए, मैं तो सबसे पहले वेस्टर्न कल्चर में थी ही नहीं। ओके। मैं शुरुआत से भगवान को, हमारा सी आई एम अ ब्राह्मण, मैं Okay. ब्राह्मण अपने फैमिली में ज़्यादा रही हूँ। कम दोस्त थे, कम चीज़ें थी, ठीक है, आप बाहर जाते हो, लेकिन स्टार्टिंग से ही हम भगवान से ज़्यादा जुड़े हुए थे। हमारे घर में रोज़ पाठ होता था, स्टार्टिंग से ही होता है, सब कुछ होता है। इवन मतलब लोगों ने बोला तो स्टार्टिंग में अपने घर से, इस चीज़ें ना अपने घर से ही स्टार्ट होती हैं। और बाहर से जब तक आपके घर वाले नहीं खड़े होंगे ना, बाहर वाले और ज्यादा आपको टोकेंगे। और जिस दिन आपके घर वाले खड़े हो गए ना, उस दिन बाहर वाला एक चूं तक नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा दादा दादी ने थोड़ा सा बोला, ज्यादा नहीं बोला, Okay. जैसे लोगों के बोलते हैं। मैं भी चाहती थी मेरे घर वाले बोले और मैं भी लड़ूं, बहुत स्ट्रगल करूं, क्योंकि वो स्ट्रगल अलग जोन पे होती है। Okay. और वो स्ट्रगल ही आपको बहुत आगे बढ़ाती है, ये जरूरी है। मैं ये कहती हूँ कि लोगों को बोलना बहुत जरूरी है कि अरे तू क्या करेगा, तू क्या नहीं करेगा। ये जो हिट होता है ना, ये आगे बढ़ाता है। जब तक आपकी लाइफ में ये चीज नहीं आएगी ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तब आगे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आज के बाद आपको कोई भी बोल रहा है ना कि तू आगे नहीं बढ़ सकता, उसको बोलो थैंक यू सो मच मुझे बोलने के लिए भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करने के लिए। बिल्कुल। ओके, तो आपको डरना नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, ओके मैम। सो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन और है जो कि हम बात कर सकते हैं, नो इश्यूज का बात नहीं। जी बोलो बोलो बोलो। ठीक है, करते हैं। उसमें नाम लेना पड़ेगा, कुछ लोगों का नाम ले देना, अगर होगा तो मैं ले दूंगी। ले दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं है, जी। पॉडकास्ट देखने रहे सब देख लो, बट ये क्लैरिफिकेशन मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैम सही थी पर आप लोगों ने गलत समझा, इसीलिए। सो मैम जो हमारा वो लॉकिंग और वैकिंग वाला हुआ था, ओके ओके, गॉट इट, ये जरूरी है बहुत। हाँ बिल्कुल जरूरी है। सीन ऐसा हुआ था कि एक कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें नीरज चोपड़ा नाम था पूरा, नीरज पांडे। नीरज पांडे जी। सो ये जो ही क्वेश्चन इज वेरी गुड डांसर, ही इज वेरी गुड इन जजमेंट, और ये वो टीवी पे भी आ चुके हैं। ही इज वेरी गुड, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है मैम, ये थोड़ा सा पर्सनल है और सोशलाइज है, जी। ताकि लोगों को अवेयर हो चुके जो ओके। सो बेसिकली एक डांस कंपटीशन में मैम जजमेंट में थी, मैम और नीरज पांडे जो कि टॉपर है, एंड उसमें क्रूज आए थे कुछ, एंड उस टाइम पे मैम क्लासिकल की जज थी जी। और नीरज पांडे वेस्टर्न कल्चर के जी 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 बिल्कुल। तो सीन ऐसा हुआ था कि मैम कि नीरज भाई हमारे वो चले गए थे, उन्होंने जजमेंट नहीं किया। हाँ, किसी रीजन की वजह से। जी बिल्कुल नहीं किया था, और आपको बैठा दिया गया था जबरदस्ती करने के लिए। हाँ, आप उसके लिए एलिजिबल थे। आपको कैसे पता आपको चला? पेमेंट भी नहीं मिली थी। ठीक है, पहले आप बताइए आपको कैसे पता चला? मेरे साथ ऐसा सीन होता, जब मैं भी वहाँ पे था, हाँ। तो मैं पहुंचा तो मेरे को बोला गया, जब आप लोग लेट आए थे, ओके। नीरज लेट आया था जी, तो मेरे को बोला गया कि ऋषि भाई आप बैठ जाओ। अच्छा। मैं क्यों बैठूं, मैंने तो पैसे नहीं लिए। हाँ बिल्कुल And मैं बिल्कुल। उस पोस्ट के लिए अभी एलिजिबल ही नहीं हूँ भाई। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच नहीं किया, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, तो मैं कैसे बैठ जाऊँ? ठीक है, तो उन्होंने भाई इज्जत का सवाल है, ये है वो है, बैठ जाओ। तो फिर मैंने मना कर दिया, मेरी बस की नहीं हो पाई, बिकॉज मैं ऐसे नहीं बैठ सकता किसी की शो में जजमेंट में, किसी और के नाम पे। तो रहा, फिर उसके बाद तो मैं वहां से अपनी बच्ची की परफॉर्मेंस करवा के आ गया, तमन्ना के परफॉर्म किया था, एंड देन आप लोग बाहर आ गए। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे पास रात को कॉल आता है कि न्यू जनरेशन का, कि सर ऐसी सी बात है, उन्होंने मैम को जजमेंट की, तो उन्होंने लॉकिंग को बैकिंग बोल दिया, ये है वो है। तो फिर वो जो घटना थी, पूरी बात आप बताओगे, आप वहाँ पे मौजूद थी। ये सिंपल सी बात थी, दिस वॉज वेरी सिंपल। हर कोई अनपढ़ गवार, कोई बिना डांस जिसने किया भी नहीं होगा ना, वो भी इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। यानी कि अगर आप किसी को बिठा रहे हो क्लासिकल जोन के लिए, तो मैं क्लासिकल जज करूंगी, क्लासिकल, फ्यूजन कथक, फ्यूजन डांस, ऐसा जज कर सकती हूँ। और वेस्टर्न कल्चर भी थोड़ा बहुत मैं जज कर सकती हूँ, ऐसा नहीं। सी हाई लेवल का जो आ जाता है, उस टाइम पे अगर मुझे बिठा दिया जाए, तो मैं परफॉर्मेंस लेवल जज करूंगी, प्लस बीट लेवल जज कर सकती हूँ, प्लस जो एक क्रिएटिविटी जो चलती है वो जज कर सकती हूँ। एक और चीज, एक ड्रेस लेवल जज कर सकती हूँ। और अगर मैं जज भी करती हूँ, अगर वेस्टर्न टाइम पर ये चीजें आती है, तो एक कोरियोग्राफी भी जज करती हूँ मैं। बट
वहां अगर स्टाइल की बात आ जाए, सी मैंने अपने एक स्टाइल को सबसे ज्यादा टाइम दिया, बिल्कुल ठीक है, और इतना टाइम दिया शायद उन लोगों ने इतना ज्यादा टाइम दिया भी नहीं किसी होगा और ने अपने, सब दिया होगा। इतना टाइम ही नहीं है ना किसी के पास, बिल्कुल। लोगों के जुबान से देखा जाए तो इतना एक टाइम एक नहीं स्टाइल है, में 8-8 9-9 साल देंगे, टाइम ही नहीं है लोगों के पास। है ही नहीं ना, टाइम नहीं है वो एक उनके महीने में बोर हो जाते पास, हैं। उनको टाइम नहीं है, उनको उनको ये है कि हम कोरियोग्राफी बनाते रहेंगे, उनका उन सबका मतलब क्या, मैं एक पर्टिकुलर लोगों का नहीं बोलती, मैं और लोगों को बोलती हूँ, अगर वो इन सब चीजों पे ज्यादा थॉटफुल रहते हैं कि अरे हमें ये बोल दिया, हमें वो, सी इफ द जजमेंट इज देयर, आप पहले तो उसकी रिस्पेक्ट करोगे, बहुत रिस्पेक्ट करोगे, चाहे वो कुछ कह भी रहा है ना, उस टाइम पे चुपचाप सुन लोगे, बाद में वो डिस्कशन हो सकती थी, ठीक है। मैंने गलती से उन सबको मैंने बोला कि आप सेकंड आए हो, ठीक है, और वो सेकंड डिजर्वेबल थे। एंड फर्स्ट कौन था? फर्स्ट आई थिंक कोई और था, अब इतना टाइम हो गया, इतना ध्यान नहीं है हमें, तो वो लोग सेकंड आए थे, और मैं जब स्टेज पर चढ़ी तो मैंने उनको बोला कि आप लोग सेकंड आए हैं जनरेशन 2, प्लस मैंने मेंशन करने की कोशिश की, मैं चाहती थी कि मैं सब कुछ मेंशन करूं, हर चीज मेंशन करूं ताकि लोग खुश रहें, ठीक है, अपनी तरफ से मैंने बेस्ट से भी बेस्ट करने की कोशिश की, बट उस टाइम पे उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं मैम सॉरी, मैंने कहा क्या हुआ, बस इतना सा बात हुई थी, तो आपने बैकिंग को, पॉपिंग को, लॉकिंग को सो लॉकिंग को आपने बैकिंग बोल दिया है। आई वाज ओके, मैंने कहा ठीक है, ओह शिट मेरे से गलती हुई है, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब आपने ऑन द स्पॉट बोला होता है? हाँ, तो क्यों नहीं बोला जाए, देखो हर किसी से एक स्लिप भी हो जाता है माइंड, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ होता है, माइक पे हमने बोला कि अरे सॉरी, एक हाथ दिखा के मैंने उनको बोला कि सो सॉरी, लॉकिंग पॉपिंग, बैकिंग नहीं तो पॉपिंग, ठीक है, तो उस बिहाफ पे उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ ठीक है मैम, थैंक यू फॉर दैट, फॉर मतलब आपने करेक्ट कर दिया इस चीज को, इतनी बात हुई थी, उसके बाद मेरी उनकी कोई बात नहीं हुई, बाद में मेरे पास विशाल का कॉल आता है कि अरे मैम आपने क्या कर दिया है, ये चीज वो, तो कुछ नहीं होता, वो छोटी सी बात है ना, बतंगड़ बन जाता है और कुछ नहीं। हाँ फिर देखो पहली बात, आप किसी को कितना ही जानते हो, ठीक है, अगर आप मेरे पास आ रहे हो जजमेंट के, मेरा फेस देखकर आ रहे हो जजमेंट पे, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, और किस ढंग से बात करोगे, और मेरे से अगर बदतमीजी से कोई बात करेगा तो आई एम सो सॉरी, मैं इतनी जल्दी लेने नहीं वाली उस चीज को, तो वही चीज है, फिर मैंने उस चीज को नहीं नोटिस किया, फिर सेकंड टाइम वो लोग फिर से उतरे थे, न्यू जनरेशन क्रू, उसके बाद भी आई वाज लाइक कि, और उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही थी कि वो वही कोरियोग्राफी वापस उतार रहे थे, ओके, तो ऐसा तो नहीं होता है, हम ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं उतरे, हमने जब हम लोग उतरते थे तब हमारे सामने ये कोई न्यू जनरेशन क्रू उस टाइम पे नहीं था सर, आप भी जानते हैं उस टाइम पे नहीं था, हम लोग भी उतरे हैं, हमें भी पता है कि कौन सा कंपटीशन किस तरीके से होता है, कैसा होता है, और मैं कई बार जजमेंट्स से पहले मैं जब कंपटीशन में उतरती थी, जजमेंट्स में कई बार गलती हो जाती थी, वो कह देते थे आपने जो भरतनाट्यम किया है, अब मैं उनको करेक्ट, मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने नहीं सुना है, नहीं समझा, लेकिन वो फिर भी जज कर रहे हैं, उनकी हिम्मत है, तो मेरे को मेरी उस टाइम पे हिम्मत लगी कि मैंने उनको जज किया और सेकंड पोजीशन पे लाई, वरना मैं तो चाहती तो फिर मैं लाती ही नहीं, अगर मुझे समझ ही नहीं आता या कुछ भी बीट सेंस नहीं होती तो मैं लाती ही नहीं उनको, बिल्कुल वहीं पर क्लोज हो गया था चैप्टर, बट उन्होंने क्लोज नहीं किया, वो ची पै करते रहे। चलो ठीक है गाइस, तो जो भी हुआ था, अब सिंपल सा फंडा ये है कि ये है क्लासिकल डांसर, क्लासिकल टीचर, एंड जब ये क्लासिकल को जज करती है तो वो वेस्टर्न को जज नहीं कर सकती है, ठीक है, अगर तुम मेरे को भी दोगे ना, मैं देखो वेस्टर्न जज करता हूँ, अगर तुम मेरे को भी बोल रहे हो कि क्लासिकल जज करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत सारी गलतियां कर दूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझको नॉलेज नहीं है, बट हाँ मुझे उस जॉनर में नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर आप जबरदस्ती में से करवाओगे तो मिस्टेक तो होगी, तो यहाँ पे गलती ऑर्गेनाइजर की है, ऑर्गेनाइजर को ऐसा करना नहीं चाहिए था, जिसका काम था उसी को साजे, वरना तो भाई डमरू बाजे, सिंपल सी बात है। और लेकिन ये भी चीज है ना, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी भाई लोग, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, अगर फिर भी वो इंसान, आप जबरदस्ती जजमेंट कर रहे हैं, अगर उनसे मिस्टेक होती है तो उनको आप भी करेक्ट कर सकते हो, आप ब्लेम मत करो ना कि आपने ये गलती कर दी, आपने ब्लेम मत करो। अगर जैसे कोई भी क्लासिकल वाला उतर रहा है तो हम तो बहुत शार्पली जज करते हैं उसको, हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ते हैं उसको जज करने में, और वहीं अगर वेस्टर्न वाला आ जाता है तो हम सबसे पहले बोल देते हैं कि भाई देखो हम तो क्लासिकल के हैं, और सही बात बताएं क्लासिकल वाला अलग हटके रहता है, वेस्टर्न से थोड़ा सा ना पीछे हटके रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि वेस्टर्न, कई बार आप सभी ने नोटिस किया होगा कि वेस्टर्न वालों से थोड़ा सा ना क्लासिकल हटके रहेगा, उनका लेवल भी अलग होता है,
उनकी रास्ते भी अलग होते हैं, पर फिर भी मैंने हिम्मत की कि मैं वेस्टर्न कल्चर में उतरूं, लेकिन क्लासिकल को लेकर ही। अगर आप क्लासिकल फ्यूजन क्लासिकल उतार रहे हो तो मैं जज कर सकती हूँ, उसी क्लासिकल में अगर आप वेस्टर्न चीजें उतार रहे हो तो मैं जज कर सकती हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ, वो टाइम बताओ जब आपने बैटल में फर्स्ट टाइम वो जो किया था अंडरग्राउंड में, वो कैसे हुआ? एक्चुअली क्या था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग था लाइफ का, और मेरे को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जल्दी से बोलो, 5 मिनट बचे हैं। इंटरेस्टिंग रहता था। एक्चुअली क्या था कि अमित भैया हैं जो बड़े हैं मेरे से, उन्होंने बस ऐसे ही लेकर चले गए थे, क्योंकि उनको ये था कि ये डांस बहुत अच्छा करती हैं और इनके पास नॉलेज बहुत है, या कुछ इन्होंने किया है लाइफ में। उस टाइम पे मेरी वो डिप्लोमा हो चुका था, डिग्री आनी बाकी थी उस टाइम पे। और फिर उसके बाद जब मैं गई तो वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और एक वाइब मुझे बहुत अलग सा ही लगा था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा मोटिव देखा नहीं था। बट जैसे ही उन्होंने धक्का मार के ही वाज लाइक नहीं तू करेगी, वो मुझे कंपटीशन के नाम पे लेकर गए थे। उन्होंने मुझसे बोला बैटल करवा दिया अमित भाई ने। उन्होंने मुझसे बोला चल वरना कंपटीशन है। मैंने कहा ठीक है, कंपटीशन कौन आ रहा है? क्रम फैरी विक्रम। मैं किसी को नहीं जानती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं टीवी भी नहीं देखती थी उस टाइम पे। डांस प्लस बहुत कम देखा है मैंने, बिल्कुल नहीं देखा उस टाइम पे। तो तब मैंने समझा कि कौन है, क्या है, इन्होंने क्या हासिल कर रखा है। मेरी रिस्पेक्ट, मतलब मैं उनकी रिस्पेक्ट आई थिंक इतनी मेरी आंखों में बढ़ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, सभी ने इतना सपोर्ट किया। एक छोटा सा बच्चा था, ही वाज लाइक नहीं दी यू हैव टू डू इट, एक अलग चीज निकल के आएगी। तो एक ना लोगों में मैंने देखा कि अच्छा ये कुछ अलग करूंगी मैं, जो भी करूंगी। बस उन्होंने धक्का दिया और एकदम से वही रिदम का पैर मंजा हुआ था उस टाइम पे, एंड हाँ मैंने उसी टाइम पे करना स्टार्ट कर दिया। और विक्रम सर ने और क्रम फैरी सर थे वहीं पर, और उन्होंने स्टैंडिंग पोजीशन दी थी उस टाइम पे। क्रम फैरी सर ने मुझे उसी टाइम पे वो दे दिया था, अपना ही दे दिया था उन्होंने, वो जो भी ट्रॉफी थी वो उन्होंने मुझे दे दी थी। वाओ, दैट्स ग्रेट, जी, नाइस। जी। ओके मैम, सो आप बताओ आपकी लाइफ के बारे में क्या बताओ, लाइफ में क्या चल रहा है आपके, आगे का क्या मोटिव है? मेरा ये मोटिव है कि लोगों को एक गुमराह होने से बचाना। यानी कि जैसे देयर आर 2 लाइन्स। जब डांसर कुछ बनता है उस टाइम पे उसके दिमाग में ये चलता है टीवी पे जाना है। पर मेरे हिसाब से जब आई रेड मतलब जो भी मैंने बुक्स पढ़ी और मैंने जो समझी, उसमें ये बात बोली गई है कि आप नृत्य किसी मुकाम को पाने के लिए हासिल नहीं करते, आप नृत्य तब हासिल करते हो जब आप भगवान से कनेक्टेड होते हो। यू आर अ डिवोटी ऑफ गॉड। आप भगवान को मानो, समझो, और अपने अंदर एक ऐसी चीज नई तरीके से ऊर्जा पैदा करो कि आप सबके सामने, कहते हैं ना रोंगटे उठ गए। कई बार आप देखना कोई डिवोटी डांस कर रहा हो ना, आपके रोंगटे उठ सकते हैं। बिकॉज आप इस्कॉन टेम्पल में चले जाओ, क्यों आते हैं बाहर के लोग इस्कॉन टेम्पल में? क्यों आते हैं? डांस करने के लिए क्यों आते हैं? डांस क्यों करते हैं बाहर के लोग? वो आ रहे हैं अपना पूजा पाठ करके चले जाए। डांस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये निकला ही डांस है हमारे गॉडेस से, ठीक है। कृष्ण राधा, राधा कृष्ण, ये सब चीजें हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि हम जैसे मंजिल बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग नीचे गिरते जा रहे हैं। एक एक इंसान, आप कब तक फेम रख लोगे अपने पास? आप मुझे बताओ, आप कब तक फेम रख लोगे? मैं मतलब कहीं पर जब तक जिंदा है। आप चलो जिंदा हैं, आप अपना नाम कमा सकते हो, पर आपसे ऊपर भी तो कोई आएगा लाइफ में। बिल्कुल हर आप नहीं कह सकते कि आपके ऊपर कोई नहीं आ सकता। ये तो कर्मा है, तो आएगा। Yes, है तो पूरा but सर्कल। हाँ वही चीज। तो मैं वही कहती हूँ कि आप ना फेम को ना खरीद के रख नहीं सकते। आपका फेम कभी भी डगमगा सकता है। कोई भी आ रहा है, नया इंसान आ रहा है, आप क्या ले जाएगा वो फेम। बिल्कुल। क्योंकि मैं कहती हूँ, मैं आज यहाँ पर क्लासिकल में बैठी हूँ, अगर मैं बैटल में उतर रही हूँ, लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आएगा जो बैटल को 1 मिनट में जीत कर ले जा सकता है। अभी तक तो नहीं, लेकिन क्या पता आगे हो जाए चीजें। तो वही चीज है, आप फेम को ना खरीद के नहीं रख सकते। इसलिए मैं कहती हूँ कि ना टीवी लेवल पर आप साइड बाय साइड लाइफ में दे सकते हो कि हाँ चलो पैसा कमाना है या कुछ ऐसा नाम, लेकिन आप साथ साथ ऐसे चीजें लेकर चलो कि नॉलेज बढ़ जाए। हमारे क्लासिकल में नॉलेज इतनी बढ़ाई जाती है कि आपके पैर हाथ कुछ ना चले ना, तो बैठे बैठे आप नॉलेज दे सको उसी क्लासिकल के बारे में, और थियोरिकली और टेक्निकली बता दो, जिससे आप अपना पूरा जिंदगी व्यतीत कर सकते। आपने बिरजू महाराज जी को देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। बिरजू महाराज जी बैठे बैठे ऐसी अदाएं कर देते थे, ऐसे ताले बना देते थे, ऐसी चीजें कर देते थे कि आप सोच नहीं सकते।
बिल्कुल बिल्कुल, जब तक उनकी डेथ हुई है उनसे पहले उन्होंने इतना काम किया है ना, बैठे बैठे। और आप लोग, उनसे मिले हो? हाँ स्टार्टिंग में कैसे मिली थी कैसे बिल्कुल। कैसे? मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, हम्म। उसकी मतलब मैंने मैम से बहुत बार बोला था स्टार्टिंग में, तो हम नहीं मिल पाए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग वहां पर गए, हमने मतलब सीखने की ट्राई की। कहाँ पर गए आप? ये नोएडा स्टार्टिंग में रहते थे वो। हम्म ठीक है, मैम ने बता दिया था कि कहाँ पर रह रहे हैं। हम्म, ठीक है, फिर हम लोग वहीं पर चले गए थे, मेरी फ्रेंड लेकर गई थी मुझे, और स्टार्टिंग में हमने बहुत चीजें समझी। उन्होंने उस टाइम पे बात नहीं कर पा रहे थे, मतलब तबीयत उनकी खराब रहती थी। ओके। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब स्टार्टिंग है या कुछ भी था, मेरे लिए मिलना ही बहुत बड़ी चीज थी। तो उन्होंने मना, मतलब कुछ चीजें अलग भी थी उनकी साइड से, क्योंकि शायद एंड टाइम था उनका। तो फिर उसके बाद मैंने एकदम से देखा जब वो डांस प्लस में आए थे, तो मैंने सोचा कि यार ये तो लाइफ में बहुत सही चीज हो गई है। मतलब अभी जब हम मिलके आए थे तब तो बिल्कुल ऐसे हो रखे थे, और जब डांस प्लस में देखा तो ऐसे, मतलब एक होता है ना कि डांस इंसान को वापस जवान भी कर वापस देता जिंदा है, कर देता है ये कहीं ना सब कहीं कुछ से। कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वही चीज थी स्टार्टिंग ऑफ, बहुत चीजें सीखी उनसे भी लाइफ में कि कभी भी हार नहीं माननी। वो तब जब तक आपकी डेथ नहीं बोलती ना, तब तक आपको काम करना है, वाह, क्या ये बात चीज बोल रहे जरूरी हैं। है, मैं यही बहुत बोलती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। जी एंड आपने जो लास्ट में बात बोली ना कि जब तक डेथ नहीं हो जाती ना तब तक जी। काम करते रहना है और तब तक डांस करते रहना है। एंड थैंक यू सो मच मैम, हमारे जितने भी ऑडियंस उन सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, इतना नॉलेज देने के लिए। आई होप सो कि आप सभी को कुछ ना कुछ आपको समझ आया हो कि क्लासिकल के बारे में, वेस्टर्न के बारे में, मैम की लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिली हो। सो हम अपना पॉडकास्ट यहीं पे ओवर करते हैं और हम एक बार अगेन मैम को थैंक यू बोलते हैं कि यहाँ पे आने के लिए। एंड मैम को फॉलो करना मत भूलना, ठीक है? ये आप यहाँ पे दिख रहा है ना, मैम का है आईडी, फटाफट इसको फॉलो कर लो, ठीक है? एंड यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ये जरूरी बनता है क्योंकि यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आएंगे, जैसे कि हमारी मैम है वंदना मैम है, और वंदना मैम के साथ हम एपिसोड नंबर 2 भी वापस जल्दी से निकालेंगे, सीजन 2। एंड मिलते हैं बहुत जल्दी।